हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा जो कि बेसिकली आज की क्लास के टॉपिक पे ही है। क्या हुआ कि कल मैं अपने कपड़ों को आयरन कर रहा था, तो जो प्रेस होती है जिसको हम लोग कहते हैं इस्त्री कहते हैं, वो एक्चुअली यहां पे थोड़ी सी टच हो गई और उससे मेरे को तकलीफ हो गई। तकलीफ का मतलब यहां पे मेरे को कष्ट हो गया, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो यहां पे रेड रेड निशान आ रहे हैं। ये कौन सा अफेक्ट है करंट का? दैट अफेक्ट इज बेसिकली नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या सिर्फ और सिर्फ सर यही इफेक्ट होते हैं? नहीं, केमिकल इफेक्ट भी होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, लेकिन आज की कक्षा में, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, इसके इफेक्ट भी देखेंगे और साथ ही साथ इसका एक डेरिवेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है, हमको देखने को क्यों मिलता है। भाई मेरे, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि यहां पे इंसुलेटर अगर मैं पूछूं और कंडक्टर अगर मैं पूछूं क्या होता है, तो अगर मैं सबसे पहले लिख रहा हूं कंडक्टर, क्या लिख रहा हूं? कंडक्टर। और देन मैं आपके सामने लिखूं इंसुलेटर। तो अगर मैं पूछूं बच्चों कि इस दोनों में मैं करंट को पास करा रहा हूं, सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम टाइम के लिए, लाइक अगर इसमें मैं 10 मिनट के लिए पास करवा रहा हूं, इसमें भी 10 मिनट के लिए पास करवाऊंगा, लेकिन किसमें करंट पास करवाना सबसे टफ रहेगा? सबसे टफ रहेगा। तो आप कहोगे भैया इंसुलेटर में करंट पास करवाना सबसे टफ रहेगा। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर बेसिकली रेजिस्टेंस बढ़ाता है, रेजिस्टेंस को वो देता है कि भाई अब तुम करंट पास ना करवाओ। बात समझ में आ रही है? और तुम सपोज करो, जैसे कि अब आप एक दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट करना, ठीक है? जैसे कि सामने मेरे मम्मी है, पापा है और मेरा भाई है, और मैं ऐसे जाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मेरे को जाना है ग्राउंड में क्रिकेट खेलने। लेट सपोज क्रिकेट मेरे को सही नहीं मतलब अब बोल दूंगा तो आप लोग कहोगे क्रिकेट कैसा है, बहुत अच्छा होता है, क्रिकेट अच्छा होता है, लेकिन मेरे को वॉलीबॉल अच्छा लगता है। तो लेट सपोज मैं वॉलीबॉल खेलने गया और मैं ऐसे जा रहा हूं वॉलीबॉल खेलने, तो मेरी मम्मी भी रोकेंगे, मेरे पापा भी रोक रहे हैं और मेरा भाई भी रोक रहा है कि नहीं जाओगे, घर से बाहर कदम मत रख देना। तो मेरा जो संतुलन है, जो मेरे दिमाग का तपन है, जो मेरे दिमाग में हीट है, वो बढ़ेगी कि कम होगी? वो अलग बात है कि वो दिखेगी नहीं मम्मी पापा के आगे, लेकिन बढ़ेगी तो, हाँ या ना? तो अब आप यहां पे सपोज करिए कि आई एम द चार्ज, मैं क्या हूं? चार्ज, जो भाई साहब निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या वो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा पा रहा है? आप कहोगे नहीं जा पा रहा है। जब वो नहीं जा पा रहा है, इट मींस यहां पे क्या जनरेट होगी? हीट। बात समझ में आया? तो अब आप यहां पे देखो कि इंसुलेटर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शो होती है, वेदर कंडक्टर में इस चीज का शो होना मुश्किल होता है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हां या ना? अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो इफेक्ट है दैट इज अ हीटिंग इफेक्ट, जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बेसिकली होता क्या है? देखो, अब मैं चार्ज हूं और मैं ए पोजीशन से दूसरी पोजीशन जा रहा हूं और बीच में है रेजिस्टेंस। तो भाई मैं ए पोजीशन से जब दूसरी पोजीशन जाऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूं? वर्क को डन कर रहा हूं, हाँ या ना? अब ध्यान समझिएगा, मैं हूं चार्ज, मैं ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ जा रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं? वर्क डन कर रहा हूं। बात समझ में आया? हां या ना? इतनी बात क्लियर है? अब अगर मैं ए जगह से बी जगह जा रहा हूं, वर्क डन कर रहा हूं, तो ये जो वर्क डन की काबिलियत है या फिर ये जो वर्क डन होना चाहिए, ये एक चीज पे और डिपेंड करता है। चार्ज पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ ही साथ जो पीछे से धक्का लग रहा है, जो पीछे से धक्का लग रहा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। और पीछे से धक्के का मतलब ये बेटे हमारा वी पे भी डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आया? हाँ या ना? वर्क डन समझ में आ पा रहा है कि नहीं? वर्क डन का मतलब अब मैं यहां पे आपको दिखा दे रहा हूं। लेट सपोज दैट इज अ चार्ज Q, ठीक है, और यहां पे है हमारा रेजिस्टेंस। ये जो मैंने हर्डल बनाई है, लेट सपोज दैट इज अ रेजिस्टेंस। ये चार्ज
ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रही है, नो डाउट जा रही है। बात समझ में आया? तो यहां पे वर्क डन हो रहा है, ए जगह से बी जगह जाने पे हमारा वर्क डन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब ये जो वर्क डन है ये कितनी तेजी से होगा, ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड है? तो W इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई बाय जो पीछे से हमारा धक्का लग रहा है। बात समझ में आ रही है? और पीछे से धक्के का मतलब क्या है? जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है। तो W इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई बाय V। इतनी बात अगर समझ में आ रही है बच्चों, तो अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कुछ नहीं रह गया। एक बार फिर से ध्यान से देखो, मेरे को पता था ना कि तुम लोगों को एक बार में नहीं आएगा। देखो, नहीं ऐसा नहीं है कि तुम लोग बेकार हो इधर से, नहीं, थोड़ा सा ये ट्रिकी टाइप का है तो इस वजह से होता है। देखो, एक है यहां पे चार्ज दैट इज कंसीडरिंग एज अ Q, बीच में लगा हुआ है रेजिस्टेंस, ठीक है, चार्ज को जाना है इधर, दैट इज अ QB। बात समझ में आया? नो डाउट ये चार्ज इधर से इधर की ओर जाएगा। क्या होगा? जाएगा, मतलब यहां पे वर्क डन होगा। तो वर्क डन मेरा किसके बराबर होगा? चार्ज के, हाँ या ना? लेकिन ये जो चार्ज इधर से इधर की ओर आ रहा है ये और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? दैट इज कि जो हमारी बैटरी है उसने कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो दैट मींस मल्टीप्लाई बाय V। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हां या ना? अब मैं आपको स्लाइड पे ले जा रहा हूं, ध्यान से देखो। बोला क्या जा रहा है? When an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire become very hot and produce heat. This is called heating effect of electric current. क्या यही चीज अगर मैं यहां पे हाई को काट के लो लिख दूं, क्या ये तब भी यहां पे होगी या फिर रेजिस्टेंस हो ही नहीं? मतलब ये काट ही दो पूरा, तो क्या हमारा हीटिंग इफेक्ट शो होगा? नहीं होगा। तो हीटिंग इफेक्ट के लिए जितना हमारा करंट उपयोगी है उतना ही हमारा बच्चों आर भी जरूरी है। बात समझ में आया? हां या ना? अगर ऐसा ना होता तो आप समझो ना, वायर तो घर के हर करंट तो घर के हर वायर में जा रहा है, तो हर वायर को जल जाना चाहिए। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है। बात समझ में आ रही है? हां या ना? चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोग यहां को देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जा रहा होगा तो उसमें वर्क डन हो रहा होगा। दैट मींस W इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई बाय V। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब भाई जब वर्क डन हो रहा है A से B, तो वो वर्क डन कन्वर्ट किस में होगा? हीट में ही तो होगा। इस चीज को याद रखिएगा, इसका उपयोग आगे है। मैंने क्या बताया कि जो वर्क डन ए चार्ज ए पोजीशन से बी पोजीशन जाने में कर रही है उसकी वजह से हीट जनरेट हो रहा है। सो दैट वर्क डन कन्वर्टेड इनटू बेसिकली हीट एनर्जी। इतनी बात आप याद रखिएगा। अब हम लोग यहां पे देखते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया और अपन जब इधर देखेंगे तो अब अपन क्या करेंगे कि जो हमने वहां पे चीजों को देखा है यहां पे उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वर्क डन मेरा किसके बराबर होता है बच्चों? चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि जो एक चार्ज ए से बी की ओर जा रही है तो वो कितना वर्क डन कर रही है, तो वो चार्ज है बेसिकली, उस पर लगने वाला फोर्स, दैट इज मींस पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर हम बात करें कि सर ये हमारा Q किसके बराबर होगा, सर ये हमारा V किसके बराबर होगा, तो बच्चों अगर आप याद कर पा रहे हो शुरुआत से इस वाले लेक्चर को, तो हमने पढ़ा था करंट मेरा किसके बराबर होता है? I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज द करंट। तो दैट्स मींस Q विल बिकम इक्वल्स टू IT। एंड बाई यूजिंग द ओम्स लॉ में मैंने आपको याद करो कायदे से ग्राफ भी समझाया प्लस डेफिनेशन। V इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? I R।
So that means that is the equation 1 and that is the equation 2. So by using equation 1 and by using equation 2, जब हम ये दोनों की दोनों इक्वेशन इसमें पुट करेंगे, so W will become equals to IT multiply by IR. So W will become equals to I square RT. बात समझ में आ रही है कि नहीं? वर्क डन मेरा किसके बराबर हुआ? आई स्क्वायर आर टी। अब यहां पे एक लाइन समझिएगा, क्योंकि बच्चा नहीं समझ पाता है कि बुक में डायरेक्ट कैसे लिखा है कि W की जगह यहां पे लिख देते हैं डायरेक्टली कि H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये नहीं समझ पाते हैं, तो समझने की कोशिश करो। जो यहां पे वर्क डन हो रहा है उससे जनरेट क्या हो रही है? जनरेट हो रही है बच्चों हमारी हीट। क्या जनरेट हो रही है? हीट। So that work done is basically converted into the heat. That's why इस W की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? H will become equals to I square RT. बात समझ में आ रही है कि नहीं? इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता बच्चों। मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने अभी आपको बताया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी कैसे निकला। इसमें मैंने आपको बताया कि जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। और चार्ज मेरा किसके बराबर होता है? बाय यूजिंग द करंट आई टी के बराबर। और V इज इक्वल्स टू आई, आप पुट करो, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी आपको मिल जाएगा। जल्दी से अब स्लाइड पे चलते हैं। देखो यहां पे भी वही सेम चीज हो रही है। क्या हो रही है? देखो ना ध्यान से। वर्क डन मेरा है चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज मेरा किसके बराबर होता है? आई टी। और V मेरा किसके बराबर होगा? आई आर के। इतनी बात समझ में आया? मैंने सारी की सारी वैल्यू पुट करी और मेरे को मिला W इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब ये वाली लाइन कायदे से आप पढ़ो और आपको ये समझ में आ जाएगा। क्या बोला गया लाइन? एज्यूमिंग दैट ऑल इलेक्ट्रिकल वर्क डन और ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। बोला गया जितना भी वर्क डन मेरा किया गया और जितना भी मेरा इलेक्ट्रिसिटी दैट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करा गया, वो सारी की सारी एनर्जी आपका किसमें कन्वर्ट हो गया? हीट एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो गया? हीट एनर्जी में। और वहां पे जो मेरे को देखने को मिला H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। मतलब ये जो वर्क डन पहले लिखा था ये कन्वर्जन किसमें हुआ? हीट एनर्जी में, जो कि आपको सामने देखने को मिल रहा है। तभी मैं यहां पे लिख रहा हूं H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। इतनी बात समझ में आ रही है? प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, नन्हे बच्चों, मुन्ने बच्चों, जल्दी बताओ बच्चों, हाँ या ना? हाँ सर आ रही है। आगे की ओर देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं, तो एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी रहिए, क्योंकि उसमें आपको देखने को मिलेगा दैट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसके थ्रू हम लोग एक बार और कायदे से समझेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से देखते हैं। मैं एक बार चुटकी बजा देता हूं तो मैं प्रकट हो जाऊंगा दोबारा। अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा कि एक प्लेटफॉर्म पे इस वायर को मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई और ये रेड हॉट हो गया। ये वायर है क्या? ये वायर है जो वायर हम लोग हीटर में यूज करते हैं, और इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से अगर हम करंट पास करते हैं तो ये हमारा हीटिंग इफेक्ट देना चालू कर देता है। यही चीज मैंने आपको पढ़ाई थी और यही एक्सपेरिमेंट में आपने देखा भी। लेकिन सर ये वायर मेल्ट भी तो हुआ है, उसके लिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप मेरे को बताओ कि ये वायर मेल्ट क्यों हुआ, सर्किट अपना फ्यूज क्यों हुआ, सर्किट अपना ब्रेक क्यों हुआ। तो चलिए मूव करते हैं क्लास में, जिसमें हमने अभी चुटकी बजा के क्लास में आए थे ना, वैसी चुटकी बजा के क्लास में जाते हैं। अच्छा आगे आगे आ गया। अब हम लोग आगे की क्लास को भी स्टार्ट कर लेते हैं। देखो अब आगे अपना क्या एक्सपेरिमेंट समझ में आया ना? उसमें मैंने क्या करा, टंगस्टन वायर में सारी की सारी छेड़खानी आपको करके दिखाई है, और आशा कर रहा हूं कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया भी होगा। अब उसी एक्सपेरिमेंट को दिमाग में याद रख के आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो यहां पे बोला गया दिस फॉर्मूला गिव्स अस हीट प्रोड्यूस इन जूल when a current of 1 ampere flows in a wire of resistance R ohm for time t second. This is known as a Joule's law of heating. अगर कभी भी पूछा जाए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग तो आपको यही चीज बोलनी है। क्या बोला गया है कि
हमको पता है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी है। यही फॉर्मूले का वर्डिंग में एक्सप्लेनेशन दिया गया। देखो, दिस फॉर्मूला गिव्स अस हीट प्रोड्यूस्ड इन जूल। ये जो फॉर्मूला है ये मेरे को क्या देता है कि जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किस में होगी? जूल में। किस में होगी? जूल्स में। नेक्स्ट, व्हेन अ करंट of 1 ampere flows in a wire of resistance R ohm for time t second, that is known as a Joule's law of heating. Joule's law of heating क्या कहता है? जब आपका 1 एम्पियर करंट पास होगा किसी एक रेजिस्टेंस में जिसका रेजिस्टेंस R होगा एंड पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट मींस t टाइम पे, उसी को हम लोग कहेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इतनी बात समझ में आई, हां या ना? आगे वाली लाइन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, इट इज क्लियर दैट हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बाकी बातें भी हम लोग बाद में देखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट वाले के बारे में कुछ बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा कि मैंने टंगस्टन वायर में करंट को पास करवाया, लेकिन जब मैं करंट को पास करवा रहा हूं क्या इंस्टेंटली टंगस्टन रेड हॉट में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं, थोड़ा टाइम लेता है, देन वो रेड हॉट में कन्वर्ट होता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो मतलब जो हमारा H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, मतलब T मतलब टाइम टेकन होगा। टाइम जितना ज्यादा देंगे उतना हीटिंग इफेक्ट हमको अच्छा देखने को मिलेगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट आता है R। अब बेटे मैं अगर बात करूं कि जो मेरा टंगस्टन वायर कनेक्ट था वो कनेक्ट भी किससे था? एक वायर से ही तो था। दैट वायर इज बेसिकली अ कॉपर वायर। दैट वायर इज बेसिकली अ कॉपर वायर। और वो कॉपर वायर काम क्या कर रहा है? करंट को पास करवाने का। क्या वो वहां पे रेड हॉट हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस टंगस्टन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो दैट्स व्हाई आर इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर विच प्रोड्यूसेस द हीट। अगर भाई मेरे ये दोनों मेरे पास हैं लेकिन अपना हीरो ही नहीं है, दैट मींस करंट ही नहीं है, तो क्या हीटिंग इफेक्ट शो होगा? नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब इसमें अगर हम देखें, मैं इस फॉर्मूले को दोबारा लिख रहा हूं, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अगर मैं इसमें देखूं कि क्या कोई भी मेरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है? नहीं। तो दैट मींस दीज ऑल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं क्या लिखूंगा? पहला, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड। अगर आप मिली सेकेंड के लिए कोई भी करंट, मान लीजिए बहुत बड़े करंट को बहुत बड़े रेजिस्टेंस में आपने पास करा दिया फॉर अ मिली सेकेंड, क्या हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। और देखने को भी मिलेगा तो बहुत कम देखने को मिलेगा। बात समझ में आया? हाँ या ना? दैट्स व्हाई ये तीनों के तीनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका किसमें? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में। इतनी बात समझ में आया? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने वर्क डन को हीट में लिखना सीखा है। हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सीख लिया। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट क्या करता है ये भी देख लिया, और H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी क्या होता है वो भी देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट है यहां पे, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में, दो स्लाइड में हमने उसको इलेबोरेट करके लिखा है, तो ध्यान से देखिएगा। और पेपर में जब आता है ना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताइए, तो यहां से लेके जो अगली दो स्लाइड है वहां तक पूछा जाता है। तो अब इसमें गलती मत करिएगा, क्योंकि इसके बिना पेपर लाइका खाना अधूरा कब माना जाता है? जब खाने में मिठाई ना हो। सो इट इज लाइक अ स्वीट डिश। अगर ये नहीं है तो पेपर कहीं ना कहीं अधूरा है। तो इसको जरूर देखिए। आगे देखते हैं। पहला, सिंस द हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। यहां पे हमने देखा कि जो भी हमारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट, सो इफ वी डबल द करंट then the heat produced will be
4 टाइम। कैसे मतलब सर अगर हम यहां पे 2 लिख दें आई की जगह, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है सर? 4 होता है, तो हीट हमारा कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। यदि हम इसको 3 लिख दें तो 3 त्रिका 9, मतलब जस्ट डबल हो रहा है। इतनी बात समझिएगा। एंड इफ वी हाफ द करंट सो इट विल बी रिड्यूसेस 1/4 टाइम, बिकॉज यहां पे स्क्वायर है तो हमको उस डिजिट का स्क्वायर करना पड़ेगा एंड देन वी विल फाइंड इट आउट कि हीट हमारा कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। नेक्स्ट है, since the heat produced in a wire is directly proportional to the resistance, heat is also directly proportional to the resistance and H is directly proportional to R। ये हम लोग पिछली वाली स्लाइड से देखते हुए आ रहे हैं। आगे देखते हैं। Given current will produce more heat in a high resistance wire than in a low resistance wire. A given current will produce more heat per unit time if two resistors are connected in a series than when they are connected in parallel। मतलब क्या पूछा गया यहां पे? मतलब ये पूछा गया है कि ये बताया जा रहा है आपको कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? आई के, और साथ ही साथ आर के, जो कि हम लोग पीछे वाली स्लाइड में देख चुके हैं। लेकिन अगर आई और आर सफिशिएंट अमाउंट में और टी मेरा नहीं है तो क्या हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा? नहीं। अब अगर मैं कहूं कि बेटे आपने सीरीज और पैरेलल तो पढ़ा है, तो ये मेरे पास सीरीज है, ठीक है, और ये बच्चों मेरे पास आप लोगों के लिए एक पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है, एक पैरेलल सर्किट। अगर मैं पूछूं कि बेटे किसमें हीटिंग इफेक्ट आपका ज्यादा देखने को मिलेगा, तो यहां पे दैट मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका हीटिंग इफेक्ट हमको अधिक देखने को मिलेगा एज कंपैरिजन टू सीरीज वन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपको क्वेश्चंस के दर्शन होंगे। क्वेश्चन बेसिकली मैंने ज्यादा नहीं लिए हैं, लेकिन जितने लिए हैं उतने में आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। आगे बात करते हैं। यहां पे क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक आयरन। कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम इन करंट एंड हीट प्रोड्यूस्ड इन जूल इन 10 सेकेंड। देखो अब यहां पे देखो, यहां पे बोला गया कि अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस हमको दे दिया गया, वो भी कितना है? 250 वोल्ट का, ठीक है। इज अप्लाइड अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन पे यह पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया आयरन। बात समझ में आया? आगे बढ़े। कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम इन करंट, मतलब हमको आई निकालना है जिसमें हमको आर कितना गिवन है? 500 ओम का, और कैलकुलेट हीट एनर्जी इन जूल, और साथ ही साथ हमको एच निकालना है जिसका टाइम पीरियड हमको दे रखा है 10 सेकेंड। तो अब हम लोग अगर इसमें आई निकालें तो V इज इक्वल्स टू बच्चों किसके बराबर होता है? आई आर के, और आई मेरा किसके बराबर होगा बच्चों? V अपॉन आर के। V मेरा कितना गिवन है बेटे? दैट मींस 250 डिवाइडेड बाय 500, 0 से 0 गया, 5 5 25, 10, कितना आंसर आएगा? 0.5 एम्पियर। ये हमको मिला करंट। बात समझ में आया? हां या ना? अब अगर मेरे को करंट मिल गया है तो मैं क्या हीट नहीं निकाल सकता हूं? देखो ना, H इज इक्वल्स टू बच्चों आई स्क्वायर आर टी। ये याद रखिएगा, आई हमको गिवन है, कितना है? 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर। आर हमको गिवन है बच्चों, यहां पे कितना गिवन है? आर 500। बस यहां पे टाइम हमको गिवन है, दैट विल बी द 10। तो अगर मैं इसको खोलूं तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 10। अब एक जीरो से एक पॉइंट, एक जीरो से एक पॉइंट, दैट मींस 25 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10, और 5 5 द 25, 5 कैरी 2, 5 2 द 10, 125 मल्टीप्लाई बाय 10। सो हीट मेरा कितना आएगा? 1250 जूल। इतनी बात समझ में आया? जल्दी से एक बार आंसर देख लेते हैं। तो आंसर मेरा आई कितना निकला? आई निकला 0.5, और मेरा एच कितना निकला? 1250 जूल। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब इन क्वेश्चनों में अगर आप देखो तो यहां पे आई नहीं गिवन था,
कभी कभार R नहीं गिवन होगा, कभी कभार V गिवन नहीं होगा। मतलब अब हीट के डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे कि आपको सारा सब कुछ दिया और बोला गया है H निकालो, और आएगा भी तो एक या 2 नंबर में। तो अपने को ऐसी गलती नहीं करनी, अपने को सब साथ लेके चलना है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए जिनमें एक क्वेश्चन में 2 पार्ट हो, तो समझ जाइएगा दूसरा पार्ट पहले वाले पार्ट से कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी शो करेगा, कहीं ना कहीं रिलेशन शो करेगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है calculate the heat produced when 96,000 coulomb of charge is transferred in 1 hour through a potential difference of 50 volt। मतलब यहां पे हमको H पूछा गया। अगर H पूछा गया है तो दिया क्या क्या गया है? दिया हमको Q गया है, और Q है 96,000 कूलाम, ठीक है, इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर, और T मेरे को गिवन है 1 आवर। V भी मेरे को गिवन है, दैट मींस 50 वोल्ट। अब भैया अगर मैं बात करूं H की, तो H मेरा किसके बराबर होता है? H होता है I² RT। I यहां पे गिवन है, वो सॉरी T यहां पे गिवन है, I मेरे को निकालना है, R मेरे को निकालना है, और जब तक I नहीं निकाल पाऊंगा R नहीं निकाल पाऊंगा। और I मेरा पता है किसके बराबर होता है? I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय T, और T को हम सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट करें कि मिनट में कन्वर्ट करें, तो हम सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? दैट मींस 3600 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल्स टू 3600। डिवाइड कर दो बच्चों, 96,000 डिवाइडेड बाय 3600, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 0, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 0, और अब कैसे होगा? 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 0। अब कैसे होगा? अब नहीं होगा। तो I इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 3। अब अगर I निकल गया तो क्या हम R नहीं निकाल लेंगे? अरे बड़े आराम से निकालेंगे, बिकॉज V इज इक्वल्स टू IR। V इज इक्वल्स टू IR। V हमारा गिवन है, दैट मींस 50। I हमारा गिवन है, दैट मींस 80 डिवाइडेड बाय 3, और R मेरे को निकालना है, सो R अल्टीमेटली विल बिकम इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय 80, और 1 0 से 1 0, तो 15 डिवाइडेड बाय 8। अब मेरे को R भी गिवन है, I भी गिवन है, और T तो मेरे पास था ही। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। तो I किसके बराबर होगा यहां पे? 80 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय R किसके बराबर है? 15 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय T किसके बराबर है? 3600 सेकेंड। बात समझ में आया? आफ्टर सॉल्विंग दिस वन यू विल फाइंड इट आउट योर आंसर। और आंसर हम लोग जरा एक बार देख लेते हैं कि मेरा I किसके बराबर होगा? 96,000, 96,000, हाँ 96,000, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, दैट विल बिकम इक्वल्स टू 3600। तो आफ्टर सॉल्विंग आंसर विल बी, I यहां पे कितना होगा? 26.67। I कितना होगा? 26.67 बच्चों। आगे हमने देखा तो R मेरा किसके बराबर होगा? R आप यहां पे देख रहे हो हमारा कितना है बच्चों? 15 डिवाइडेड बाय 8। अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि R हमारा एक्चुअल में जो टोटल फाइनल वैल्यू है कितनी आएगी? 1.87। और ये सारी की सारी वैल्यू मैंने यहां पे क्या कर दी? पुट कर दी। अगर आप देख रहे हो तो मैंने ये सारी की सारी वैल्यू यहां पे पुट कर दी। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू विल फाइंड इट आउट योर आंसर्स, देन द आंसर विल बी 4788.4 किलो जूल। बात समझ में आया? इतनी बात अगर क्लियर है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों पेपर में, अगर आएंगे तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब हम लोग बात करते हैं, देखो अभी हम लोग ने क्या सीखा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, उसके फैक्टर किन किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, साथ साथ 2 क्वेश्चन हो गए। अब यहां पे जो पॉइंट आता है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर एप्लीकेशन भूल गए या फिर एप्लीकेशन नहीं बता पा रहे हो तो वहां पे नंबर कट होने के चांसेस होते हैं। तो अभी हम लोग एप्लीकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले the heating effect of current is utilized in the working of electrical heating appliances such as electric iron, electric kettle, electric toaster, electric oven, room heater, water heater, that is known as a geyser।
अगर मैं बात करूं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहां कहां यूज होता है, जैसे मैं अपने कमरे की बात करता हूं जहां पे मैं रहता हूं, तो वहां पे मेरे पास इंडक्शन है, मेरे पास केटल्स है, जो नहीं होता पानी गर्म करने जिसमें आजकल मैगी बना के मैं खा रहा हूं। नेक्स्ट है हमारा एग बॉयलर भी है मेरे पास, और है रूम हीटर। अगर ये मैं बात करूं कि ये सारी की सारी चीजें किनके बेसिस पे काम कर रही है, सो दैट इज डिपेंडिंग ऑन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। आजकल तो नहीं, पहले जब वो वाले बल्ब आते थे जिसको गांव की भाषा में लट्टू बोला जाता था, तो उनमें टंगस्टन होता था। जैसे ही करंट पास होती थी तो वो टंगस्टन गर्म होता था और ग्लो करता था। बात समझ में आ रहा है? ड्यू टू दैट वहां पे हमको रोशनी देखने को मिलती थी। और ये किसका इफेक्ट है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। पढ़ते हैं ना पूरा, देखो, फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वेरी थिन हाई रेजिस्टेंस tungsten filament of an electric bulb, then filament become white hot and emit light, और जो कि हमारा लाइट एनर्जी में यूज होता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है, प्लीज नोट द सेम करंट फ्लोइंग थ्रू द टंगस्टन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस इनॉर्मस हीट बट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हीट प्रोड्यूसिंग द कनेक्टिंग वायर। ये मैंने आपको उस वाले एक्सपेरिमेंट में ही बोला, उसके बाद ही बोला है। मैंने बोला था कॉपर वायर आपका टंगस्टन से कनेक्ट होता है, लेकिन क्या कॉपर वायर आपका रेड हॉट होता है? नहीं होता है, ओनली टंगस्टन रेड हॉट होता है। व्हाई? बिकॉज कॉपर वायर हैज लो रेजिस्टेंस एज कंपैरिजन टू टंगस्टन, दैट्स व्हाई टंगस्टन इज बिकमिंग द रेड हॉट, और आप उससे हाथ भी सेक सकते हो बड़े आराम से। This is because of fact that fine tungsten filament has very high resistance, whereas copper connecting wire has a very low resistance. That's why tungsten metal is used for making filament of an electric bulb, because it glow very bright in nature। और यहां पे ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है? Because of high resistance। अब यहां पे आता है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट अत्यधिक इंपॉर्टेंट है और यहां से पर्सनली क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? फ्यूज भी क्या हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे यूज फॉलो होता है? हाँ। फ्यूज होता क्या है? अब देखो, अभी आजकल तो एमसीबी आ गई हैं, लेकिन जब मैं था, मेरे जमाने में मतलब जब मैं छोटा था, ठीक है, तो वहां पे जो फ्यूज बॉक्स होता था या फिर जो इलेक्ट्रिकल बॉक्स होता था, वहां पे एक फ्यूज होता था। और फ्यूज कैसा होता था? निकाल लो तो बत्ती गई, लगा दो तो बत्ती आ गई। वो है ना एक पिक्चर भी है जिसमें सलमान खान भी है और बहुत सारे हीरो हीरोइन भी हैं, अरे जहां पे सब लोग साथ साथ रहते हैं, हम साथ साथ हैं, तो उसमें वो अरे अपने कौन से हीरो हैं, वो प्लग खींच लेते हैं, फ्यूज को खींच लेते हैं, और वो भी बैठे रहते हैं और सामने उनकी हीरोइन भी बैठे रहते हैं और लाइट चली जाती है। तो वो है क्या? बेसिकली वो फ्यूज है। फ्यूज का काम क्या होता है? लेट सपोज कि लाइट आती ऐसी है, बहुत स्टेबल फॉर्म में लाइट ऐसे आती है, लेकिन कभी कभार लाइट ऐसे 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 आ रही है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल लाइट आ रही है कि कभी वोल्टेज हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए और हमारे जो आगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको फूकने से बचाने के लिए या फिर उनको बर्बाद होने से बचाने के लिए हमने इजाद करा इलेक्ट्रिकल फ्यूज का। फ्यूज मतलब होता है टक, टूट गया। और फ्यूज में जो वायर होता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज में जो वायर होता है, उसका जो वायर हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी रेजिस्टिविटी हाई कभी भी हम लोग नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? अगर रेजिस्टिविटी हाई दे दी बच्चों, तो जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो अगर फ्लक्चुएट भी हो गया तो वो वायर क्या ओपन होगा? कभी नहीं होगा। वो वायर हमेशा क्लोज रहेगा और करंट को फ्लो देता रहेगा, करंट का फ्लो आवागमन होता रहेगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बचे रहेंगे? नहीं। दैट्स वाई कभी भी इलेक्ट्रिकल फ्यूज बर्बाद होता है तो हम उसमें पतला सा वायर लगा देते हैं जिसका रेजिस्टेंस लो होता है, लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम वायर। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग थर्ड वाला पॉइंट भी एक बार रीड कर देते हैं। The heating effect of an electric current is utilized in electrical fuse for protecting household wiring and electrical appliances। अगर पॉसिबल होगा तो मैं वो आपको कप्पा ला के भी दिखा दूंगा कि कैसा होता है, उसमें वायरिंग कैसी होता है, यहां पे वो फ्यूज कैसे वर्क करता है वो भी शो करके दिखा दूंगा। इज दैट क्लियर? आज की क्लास में मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड सारी की सारी चीजें बता दी विद न्यूमेरिकल।
आशा कर रहा हूं कि अब आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। सो ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन योर राइट हैंड साइड you will see a bunch of courses that is completely free of cost। इसमें कोई भी आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं, और साथ ही साथ यहां पे आपको ई बुक और ई नोट्स भी देखने को मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। यदि आपको इस मोस्ट हैंडसम डूड और हैंडसम डूड के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कहां से लेंगे? सर आपको इसके लिए इन सारे के सारे ऐप्स को फॉलो करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। लिंक कहां है? इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय, टेक केयर।